आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। एनडीएमए क्या होता है? ये राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है। ये भारत में आपदा प्रबंधन के लिए सर्वोच्च संवैधानिक निकाय है। भारत में अगर आपदा आती है तो सबसे बड़ा कोई अथॉरिटी है जो आपदा के लिए जिम्मेदार है, तो वो कौन है? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष वो यह किसके अधीन काम करती है? गृह मंत्रालय के अधीन काम करती है। देखिए, सबसे बड़ा कन्फ्यूजन लोगों को यही हो जाता है कि सबको लगने लगता है यह रक्षा विभाग के अंतर्गत कार्य करता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। एनडीएमए हमारा गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है, लेकिन इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। कन्फ्यूजन बिल्कुल भी ना हो, तो इसलिए मैं क्लियर करते चल रहा हूँ। इसका अध्यक्ष कौन होता है? इसका अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। और ये किसके अधीन काम करती है? गृह मंत्रालय के अधीन काम करती है। और इसका निर्माण किस अधिनियम के तहत हुआ है? आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत। कौन सी धारा? धारा 3 होनी चाहिए। कब हुआ? 27 सितंबर 2006 को। तो हमने बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से देखे हैं। आपदा प्रबंधन भारत में कौन सर्वोच्च निकाय है आपदा प्रबंधन के लिए? तो हमारा उत्तर होगा आपदा प्रबंधन के लिए एनडीएमए, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जिम्मेदार है। ये किसके अधीन काम करती है? तो एनडीएमए गृह मंत्रालय के अधीन काम करती है। किस अधिनियम के तहत इसका निर्माण हुआ? तो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत इसका निर्माण हुआ। और अगर कोई पूछ ले भाई किस धारा के तहत, तो धारा 3 के तहत। और कब? 27 सितंबर 2006 को निर्माण हुआ। फिर पूछा जाएगा इसका मुख्यालय कहाँ है? तो हमारा उत्तर होगा इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। फिर हमसे पूछा जाएगा कि इसका पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो पदेन अध्यक्ष हम बता देंगे कौन होता है, हमारे प्रधानमंत्री। मन करेगा कि गृह मंत्री आप बता दें, लेकिन गृह मंत्री इसका पदेन अध्यक्ष नहीं होता। इसका पदेन अध्यक्ष होता है भारत का प्रधानमंत्री। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आएगा कि इसके सदस्य कितने होते हैं? तो भैया इसके 9 सदस्य होते हैं और एक प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता है। तो टोटल अगर सदस्य पूछे जाए तो 10 सदस्य होते हैं। और प्रधानमंत्री के अतिरिक्त पूछ लिया जाए तो प्रधानमंत्री के अतिरिक्त 9 और सदस्य होते हैं। तो देखो, प्राधिकरण में अध्यक्ष के अतिरिक्त 9 सदस्य हो सकते हैं अधिकतम, जिनकी नियुक्ति कौन करेगा? प्रधानमंत्री ही करेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से सवाल आ सकते हैं कि जो सदस्य हैं उनकी नियुक्ति कौन करेगा? उनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री करेगा। अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? 9 सदस्य हो सकते हैं। और प्रधानमंत्री अतिरिक्त है जो कि इनका अध्यक्ष होता है। इन सदस्यों में से एक सदस्य को उपाध्यक्ष नामित करते हैं। देखो, सभी के सभी नहीं, इनमें से जितने भी सदस्य होंगे उनमें से प्रधानमंत्री एक को क्या बना देंगे? उपाध्यक्ष बना देंगे। कि भाई काम तो उनके अंडर में किसी को करना पड़ेगा ना, सारे के सारे काम पीएम तो करते नहीं है, तो उनके अंडर में कोई होता है। अब उपाध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री, अन्य सदस्य को राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। अब अगर आपसे पूछ ले कि क्या एनडीएमए के सदस्यों को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है, तो हमारा उत्तर होगा नहीं। सिर्फ उपाध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है, बाकी सदस्यों को राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। प्राधिकरण की बैठकों की अध्यक्षता कौन करेगा? प्रधानमंत्री करेंगे। अगर प्रधानमंत्री अनुपस्थित है तो उपाध्यक्ष बैठक की अध्यक्षता करेगा। यह धारा 4 में लिखा हुआ है। देखिए, हमने आपको धाराएं बताई हैं। एनडीएमए किन धाराओं में है? तो 3 से लेकर के 13 तक। धारा 3 से 13 तक किसके बारे में जानकारी दी गई है? एनडीएमए। तो एनडीएमए में धारा 3 से लेकर के 13 तक। तो देखिएगा जरा आप ध्यान से, अगर मैं कहूँ आपसे कि इसका निर्माण किस धारा के तहत हुआ, तो देखिएगा धारा 3 के तहत दिखाई दे रहा होगा, है ना। और धारा 4 के क्या लिखा हुआ है कि बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करेंगे, और अगर प्रधानमंत्री अनुपस्थित हैं तो बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? उपाध्यक्ष करेंगे। तो एनडीएमए से इतने सारे सवाल हमारे बन सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं राष्ट्रीय प्राधिकरण की शक्तियाँ और कार्य। ये एनडीएमए लिखा हुआ है यहाँ पर, एनडीएमए की शक्तियाँ और कार्य। देखो, धारा 3 में निर्माण हो गया, धारा 4 में तो कुछ बात लिखी हो गई, धारा 6 में शक्तियाँ और कार्य लिखे हैं। अब सारी धाराएं एक एक याद करोगे तो समस्या होगी। मुख्य मुख्य धाराएं हम याद कर लेंगे तो हमारा भी काम हो जाएगा आसानी से। धारा 6 में अगर कोई पूछे एनडीएमए की शक्तियाँ और कार्य किस धारा के तहत हैं, तो हम क्या बता देंगे? धारा 6 में एनडीएमए की शक्तियाँ और कार्य हमें बताए गए हैं। अब जरा ध्यान से देखिए।
अब एनडीएमए के क्या क्या कार्य होते हैं, तो एनडीएमए का पहला कार्य हमारा क्या होता है, पहला कार्य होता है आपदा प्रबंधन के लिए नीतियाँ बनाना। देखो अब आपदा प्रबंधन आएगी, उसके लिए ये बैठ के देखने के लिए तो है नहीं, तो उसके लिए कुछ नीतियाँ बनाएंगे। तो आपदा प्रबंधन के लिए नीतियाँ बनाने का कार्य कौन करेगा, राष्ट्रीय स्तर पर एनडीएमए करता है। अब आगे अगर हम बात करें, कुछ गड़बड़ हो गई थी। हाँ, तो नीतियाँ बनाने का कार्य कौन करता है आपदा प्रबंधन के लिए, आपका एनडीएमए नीतियाँ बनाता है। अब देखो धारा 11 के अंतर्गत तैयार की गई, धारा 11 के अंतर्गत तैयार की गई राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना को मंजूरी देना। देखिए इसके अंतर्गत एक कमेटी बनती है, नेशनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल, राष्ट्रीय कार्यकारी समिति। राष्ट्रीय कार्यकारी समिति धारा 11 के अंतर्गत योजना बनाती है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन से संबंधित। क्या बनाती है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन से संबंधित योजना बनाती है। कौन, आपका राष्ट्रीय कार्यकारी समिति। तो योजना तो बना दी उसने, लेकिन मंजूरी कौन देगा उस योजना को, उस योजना को मंजूरी देने का काम कौन करता है, एनडीएमए करता है। उस योजना को मंजूरी देने का काम किसका है, एनडीएमए का है। ठीक है, और धारा 11 के अंतर्गत वो योजना बनती है। वो योजना किस धारा के अंतर्गत बनती है, धारा 11 के अंतर्गत वो योजना बनाई जाती है। भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों को शमन की तैयारी के दिशा निर्देश देना। देखो विभिन्न विभागों और विभिन्न मंत्रालयों को शमन की और तैयारी के संबंधी दिशा निर्देश देना कि हाँ आपदा आएगी तो सब पर आ सकती है और सबको उसके लिए काम करना होगा। तो सरकार के विभिन्न मंत्रालय और विभिन्न विभागों की तैयारी के दिशा निर्देश देना। आपदा प्रबंधन से संबंधित योजनाओं का क्रियान्वयन करना, आपदा प्रबंधन से संबंधित योजनाओं के कार्यान्वयन और निगरानी करना। देखो योजनाएं जो बनती हैं उन योजनाओं का कार्यान्वयन कराएगा कौन, एनडीएमए कराएगा, और उनकी निगरानी भी कौन करेगा, एनडीएमए ही करेगा। ठीक है, अब अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष, देखो 46 से 50 तक पूरे पैसे से रिलेटेड चीज़ें हैं। हम धाराएं अगर मैं आपसे कहूँ कि 46 से 50 वित्त से संबंधित प्रावधान हैं आपके, 46 से 50 तक वित्त से संबंधित प्रावधान हैं। तो यहाँ एनडीआरएफ का मतलब आपका नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड है। ठीक है, रेस्पॉन्स फोर्स वो अलग है एनडीआरएफ। ठीक है, तो एनडीआरएफ की धारा 46 के तहत आपको क्या करेगा, ये जो कोष बने हैं और 47(1) के तहत स्थापित नेशनल राष्ट्रीय आपदा शमन कोष एनडीएमएफ, नेशनल डिजास्टर मिटिगेशन फंड। देखो एनडीआरएफ नेशनल डिजास्टर प्रतिक्रिया कोष और नेशनल डिजास्टर मिटिगेशन फंड, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट वो रेस्पॉन्स फंड और मिटिगेशन फंड, दोनों के प्रावधानों की सिफारिश करता है। धारा 46 के अंतर्गत कौन करेगा, एनडीएमए करेगा। अब राष्ट्रीय सलाहकार समिति, जो हमने ऊपर आपको बताई कि एक समिति होगी जो सब कुछ बनाएगी इसके लिए, तो राष्ट्रीय सलाहकार समिति की गठन की किसके बारे में प्रावधान है धारा में, धारा 7 के अंतर्गत। 3 से 13 की अगर हम बात करेंगे तो एनडीएमए के बारे में कहा गया है। धारा 7 के अंतर्गत राष्ट्रीय सलाहकार समिति के बारे में बात की गई है। एनडीएमए आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सलाहकार समिति वो एनईसी है, राष्ट्रीय कार्यकारी समिति है, ये सलाहकार समिति है, मैं गलती बोल गया, वो अलग है, एनईसी अलग है, नेशनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल अलग है, ये सलाहकार समिति का गठन है, ये अलग है। सलाहकार समिति क्या करेगी, एनडीएमए आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में विशेषज्ञता रखने वाले विशेषज्ञों की एक सलाहकार समिति का गठन करता है जो कि व्यावहारिक सलाह देगी। तो अब ज़रा ध्यान से देखिएगा, जो एनडीएमए है धारा 7 के अंतर्गत एक ऐसी समिति का गठन करेगा जो सरकार को सलाह देगी, जिसमें विशेषज्ञ लोग होंगे कि अगर मान लो इंटरनेट से रिलेटेड कुछ हो जाता है तो उससे संबंधित होगा, बाढ़ से संबंधित हो गया तो उससे रिलेटेड कोई एक्सपर्ट होगा तो उसको अपने पास रखेगी। धारा 8 में आती है एनईसी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। धारा 7 में राज्य सलाहकार समिति का गठन, धारा 8 में राष्ट्रीय कार्यकारी समिति का गठन। एनडीएमए की सहायता के लिए केंद्र सरकार इसका गठन करती है। एनडीएमए की सहायता के लिए कौन इसका गठन करेगा, केंद्र सरकार इसका गठन करती है। तो एनडीएमए की सहायता कौन करता है,
NEC राष्ट्रीय कार्यकारी समिति, नेशनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल, किस धारा में इसका निर्माण किया गया है? धारा 8 के तहत। अब अगर कोई पूछे कि इसका अध्यक्ष कौन होता है तो ध्यान से सुनिएगा। NDMA का अध्यक्ष कौन है? PM। NDMA का अध्यक्ष कौन है? PM। उपाध्यक्ष कौन होगा NDMA का? जिसको PM चुनेगा, इसको कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होगा। अब NEC के बारे में पूछा जाए, देखिए होता क्या है कि हेड बन जाते हैं नेता लोग, उसके बाद वास्तव में काम कौन करते हैं? IAS लोग। तो ऐसे ही वो मान लो मंत्रालय है तो ये सचिवालय है। NEC क्या काम करेगा? आप ज़रा ध्यान से देखिएगा। अब इसके अध्यक्ष कौन होंगे? इसके अध्यक्ष केंद्रीय गृह सचिव होते हैं। ध्यान से देखिएगा, इसका अध्यक्ष कौन होगा? केंद्रीय गृह सचिव। देखो गृह मंत्रालय के अधीन काम कर रही है तो इसका अध्यक्ष कौन होगा? अब ध्यान से सुनिएगा, NDMA किस के गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? NDMA कार्य करता है आपका गृह मंत्रालय के अंतर्गत, होम मिनिस्ट्री। तो इसका जो सचिव होगा वही NEC का क्या होगा? अध्यक्ष। बात समझ में आ गई? अब ज़रा ध्यान देंगे आगे। अब अकेले एक से तो काम चलेगा नहीं, हेड तो बन गया, लेकिन सरकार के तो बहुत सारे विभाग हैं ना, उन सब के सचिवों को बुलाएगा भी है। भारत सरकार के विभिन्न प्रासंगिक मंत्रालयों जैसे रक्षा, वित्त, स्वास्थ्य, कृषि आदि के सचिव इसके सदस्य होते हैं। इसमें सदस्यों की संख्या नहीं बताई गई है। अब उप समितियों, इस उप समिति का गठन देखो, राष्ट्रीय कार्यकारी समिति हो गई। अब राष्ट्रीय कार्यकारी समिति के बाद उप समितियाँ भी हैं। ये आपके कहाँ है? धारा 9 में है। तो धारा 3 में आपका NDMA का निर्माण है, धारा 8 में NEC का निर्माण है, धारा 7 में सलाहकार समिति का निर्माण है। ठीक है, तो 3, 7, 8 हमने 3 धाराएं भी याद कर ली इसमें। और 3 से 13 में से अगर कुछ आ जाए तो आप ये समझ जाइएगा NDMA से संबंधित वो है। ठीक है, इसमें अन्य समितियों का गठन, राष्ट्रीय कार्यकारी समिति अपने कार्यों को प्रभावी ढंग से लागू कराने के लिए उप समितियों का भी गठन कर सकती है। NEC कर सकती है बाबू। अब ये ऊपर बैठ के सबसे ऊंचे अधिकारी हो गए, अपने निचले स्तर पर भी बनाएंगे। ठीक है, NEC की शक्तियां और कार्य। अब NEC की शक्तियां और कार्य आपकी किस धारा में है? धारा 10 में। 3 से लेकर के 13 याद रखो, 3 से लेकर के 13 आपका NDMA हो गया। NDMA में अब धारा 9 धारा 8 NEC बनी, धारा 9 NEC के हेल्पर हो गए, धारा 10 NEC की पावर्स हो गई और शक्तियाँ हो गई। तो इसका कार्य क्या होगा? देश के लिए आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय योजना तैयार करना, जिसे धारा 6 में NDMA मंजूरी देता है। देखो हमने ऊपर बताया था धारा 6 में NDMA का कार्य क्या था? मंजूरी देना वो योजनाओं को, जो कि कौन बनाएगा? NEC बनाएगी। तो NEC देखो धारा 10 और 11 में क्या बना रही है? योजनाएं बना रही है। अब NDMA की नीतियों को लागू करना, विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय स्थापित करना, किसका काम है? NEC का काम है। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। राहत के लिए न्यूनतम मानक के लिए दिशा निर्देश। देखिएगा धारा 12 में क्या कहा गया? देखो कम से कम कितना मानक होने चाहिए? NDMA राहत शिविरों, NDMA राहत शिविरों में प्रभावित लोगों के लिए न्यूनतम राहत मानक निर्धारित करता है। मतलब अब ऐसा नहीं है कि कोई आपदा आ गई है, तुमने भूख लगी, उसे 2 रोटियों की, तुम मेरे पास 4 रोटी की, तुम आधी रोटी एक और ला करके दे दोगे। तो मिनिमम कितना राहत के लिए मानक होने चाहिए? इसमें आश्रय, भोजन, पानी, चिकित्सा सुविधा और स्वास्थ्य के मानक शामिल हैं। इसके अतिरिक्त विधवाओं, अनाथों और कमज़ोर युवाओं के लिए, कमज़ोर वर्गों के लिए विशेष प्रावधान भी किए गए हैं। ठीक है, तो ये किसमें है? धारा 12 के अंतर्गत है। तो इसी के साथ हमारा NDMA हो गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं SDMA की तरफ। किसकी तरफ आगे बढ़ेंगे? SDMA की तरफ। अब इसमें टाइम कम लगेगा क्योंकि वो शुरू था। ठीक है, अब जैसे कि NDMA था नेशनल लेवल पर, ऐसी SDMA आपका स्टेट लेवल पर, वो 3 से 13 था। तो ये कितना होगा? 4 से लेकर के 24 तक। तो अगर मैं कहूँ SDMA के बारे में कहाँ से कहाँ तक बताया गया है, तो धारा 4 से लेकर के 24 तक। 4 से 24 कोई बात आ जाए तो वो किससे संबंधित होगी? SDMA से संबंधित होगी। जरा ध्यान से देखे जाए। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन के लिए नीतियाँ बनाने, राज्य योजना को मंजूरी देने। देखो राज्य के लिए नीतियाँ बनाने, मंजूरी देने
और समन्वय करने का सर्वोच्च निकाय है। देखिए अब जैसे एनडीएमए में नेता लोग थे, एनडीएमए में कौन थे? नेता लोग। तो इसमें भी नेता लोग होंगे एसडीएमए में, है ना। उसके लिए एनईसी बनी थी, तो इसके लिए क्या बना होगा? एसईसी बनी होगी। अब अगर एनडीएमए के अध्यक्ष प्रधानमंत्री थे तो आप ये बता सकते हैं कि एसडीएमए का अध्यक्ष कौन होगा? एसडीएमए का अध्यक्ष मुख्यमंत्री होगा। देखिए ज़रा ध्यान से, सही बात, इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं। अब धारा 14 के तहत हमने क्या कहा? 14 से 24, मैंने अभी भी आपसे कहा 4 से 14 वो थी, तो 14 से 24, सॉरी 3 से 13 वो थी, तो 14 से 24 आपकी कौन हो जाएगी? एसडीएमए। मैंने अगर कुछ बोल दिया हो तो भूल चूक। 3 से 13 तक आपका एसडीएमए है, 4 और 14 से 24 तक आपका कौन है? 14 से 24 तक आपकी है एसडीएमए। एसडीएमए के अध्यक्ष कौन होते हैं? मुख्यमंत्री। अब देखिए उसमें 9 सदस्य थे प्लस एक अध्यक्ष था, इसमें एक कम कर दो, इसके 9 के क्या कर दो? 8। तो इसमें कितने सदस्य हैं? 8 प्लस 1, 8 सदस्य हैं और एक मुख्यमंत्री हो गया, जिसको जो इसका क्या होगा? अध्यक्ष होगा। देखिए इसके अतिरिक्त इसमें 8 अधिकतम सदस्य हो सकते हैं और मुख्यमंत्री द्वारा जिन्हें नामित किया जाएगा। मुख्यमंत्री में से इनमें से एक सदस्य को उपाध्यक्ष नामित करते हैं, जैसे उसमें प्रधानमंत्री एक को उपाध्यक्ष बनाते थे, ऐसे मुख्यमंत्री इसमें से एक को उपाध्यक्ष बनाएंगे। अब इम्पोर्टेंट सवाल आता है, दिल्ली और विधानसभा वाले केंद्र शासित वाले प्रदेशों को छोड़कर, देखिएगा उपाध्यक्ष की कहानी थोड़ी गड़बड़ है। अधिकतम इन अधिनियम की धारा 14(4) के अंतर्गत, 14(4) के अंतर्गत उपाध्यक्ष की बात चलेगी, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेशों में एसडीएमए का देखो धारा 4 के 14 के अंतर्गत दिल्ली एवं विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों को छोड़कर अन्य केंद्र शासित प्रदेशों में एसडीएमए का अध्यक्ष उपराज्यपाल या प्रशासक होता है। देखो धारा 14(4) के अंतर्गत आप सबसे पहले ऐसे शुरू करो, केंद्र शासित प्रदेशों में मुख्यमंत्री नहीं होगा इसका अध्यक्ष, ठीक। सभी राज्यों में मुख्यमंत्री इसका अध्यक्ष होगा, लेकिन केंद्र शासित में कौन होगा? उपराज्यपाल। केंद्र शासित में कौन होगा? उपराज्यपाल। केंद्र शासित में कौन होगा? अध्यक्ष, उपराज्यपाल। किस किस को छोड़कर? विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों को छोड़कर, लेकिन फिर भी लेथन है। दिल्ली में उपराज्यपाल इसका हेड हो गया, क्योंकि केंद्र शासित है, तो उपराज्यपाल इसका प्रशासक होगा और मुख्यमंत्री इसका कौन हो जाएगा? उपाध्यक्ष। लेकिन इसके अलावा देखिए जरा ध्यान से, विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों एसडीएमए का अध्यक्ष कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। इसमें क्या कहा गया है? ध्यान से देखो, विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों को छोड़कर विधानसभा में मुख्यमंत्री हो जाएगा और बाकी जगह पर कौन होगा एसडीएमए का अध्यक्ष? बाकी जगह पर उपराज्यपाल। तो आप जरा ध्यान से देखिए कि विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर में एसडीएमए का अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है, लेकिन दिल्ली में गेम फिर खेल दिया इसके साथ। दिल्ली में राज्यपाल ही हो गया इसका कौन? अध्यक्ष। दिल्ली में राज्यपाल ही हो गया इसका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष किसको बना दिया? मुख्यमंत्री को। बेफिक्र रहे, बिना टेंशन के, दिल्ली में एसडीएमए का अध्यक्ष कौन होगा? उपराज्यपाल। उपाध्यक्ष कौन होगा? मुख्यमंत्री। जम्मू कश्मीर पुडुचेरी में अध्यक्ष ही मुख्यमंत्री होगा। बाकी केंद्र शासित प्रदेशों में भी सेम कहानी है। कौन इसका अध्यक्ष होगा एसडीएमए का? तो आपका आंसर क्या होगा? उपराज्यपाल। अब देखिए जैसे कि उसमें एनईसी का गठन किया गया था, एनईसी का गठन धारा 9 में, 9 का डबल कितना होता है? 18। अच्छा डबल मत याद करो, ट्रिक फेल हो रही है भाई साहब, ट्रिक इसीलिए मैं याद करता नहीं हूँ। अब इसमें देखो ज़रा,
सलाहकार समिति, जैसे वहाँ पर भी एक सलाहकार समिति का निर्माण किया गया था कि भाई जो एनडीएमए को सलाह देगी, सलाह से 17 याद कर लो। तो सलाहकार समिति धारा 17 के अंतर्गत है। एसडीएमए आपदा प्रबंधन से विशेषज्ञता रखने वाले सलाहकारों की समिति बना सकता है, जैसे विशिष्ट पहाड़ों, राज्यों में भूस्खलन और जैसे विशिष्ट लोग होते हैं। अब एसडीएमए के शक्तियाँ और कार्य धारा 18 में राज्य के लिए आपदा प्रबंधन की नीतियाँ बनाना, धारा 23 के अंतर्गत तैयार की गई राज्य आपदा प्रबंधन योजना को मंजूरी देना, विभिन्न विभागों को शमन तैयारी संबंधित दिशा निर्देश देना, अधिनियम की धारा 48(1) के तहत राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष एसडीएमएफ और राज्य आपदा शमन कोष एसडीएमएफ की सिफारिश करना। अब 20 मिनट की वीडियो हो गई है, ज़्यादा हो रही है, मैं इसको यहीं ख़त्म करूँगा। अब राज्य कार्यकारी समिति एसईसी का गठन धारा 20 के अंतर्गत है। केंद्र सरकार एसडीएमए को प्रशासनिक सहायता देने के लिए एसईसी का गठन करती है। इसका मुख्य सचिव पदेन मुख्य अधिकारी होता है, सीईओ। ठीक है, मुख्य सचिव कौन होगा? इसका अध्यक्ष होता है मुख्य सचिव। मुख्य सचिव कौन होगा? इसका अध्यक्ष। वहाँ पर गृह सचिव था, यहाँ मुख्य सचिव है। धारा 20 के अंतर्गत इसका गठन किया गया। धारा 22 के अंतर्गत राज्य की क्रियान्वयन इकाई है योजना तैयार करना, जिसे धारा 18 के अंतर्गत एसडीएमए मंजूरी देता है। राज्य के विभागों जिला के बीच में समन्वय स्थापित करना। आज इतना ही रखते हैं इस वीडियो में।